विद्यार्थियों को। अब देखो इसमें आगे हमने पिछले जो लेसन जो अपना वीडियो था उसमें हमने नीति निर्देशक तत्वों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने सबसे पहले नीति निर्देशक तत्वों के बारे में पहला जो पॉइंट था हमने आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व थे, किससे संबंधित बेटे? आर्थिक सुरक्षा से। तो उन पर हमने चर्चा कर ली थी। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व थे वो एक बार वापस में रिपीट कर देता हूँ। एक तो था अपना 39, ठीक है, और एक था आपके 41, 42, 43 और एक आपके कौन सा था इसमें 48। तो ये जो तत्व थे ये आपके जो अनुच्छेद थे ये किससे संबंधित थे बेटे? आर्थिक सुरक्षा से, जिनकी चर्चा हमने कल विस्तार पूर्वक आपके सामने की थी। अब देखो आगे आज है अपना 2 नंबर सेक्टर कौन कौन से भाई किससे संबंधित है? तो देखो सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व। अब देखो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी जो नीति निर्देशक तत्व है वो कौन कौन से? तो देखो सबसे पहले तो इसमें आपको अनुच्छेद याद रखना है। अनुच्छेद कौन कौन से अपन ले सकते हैं जिनका संबंध किससे हो बेटे? सामाजिक सुरक्षा से। तो देखो सबसे पहले इसमें 44 अनुच्छेद नंबर, ठीक है, फिर आपके 45, फिर अब 46 और फिर अब 47 और फिर अब 48 फर्स्ट, या अपन इसको के भी बोल सकते हैं। तो ये इतने अनुच्छेद है ना, ये आपके किससे संबंधित है बेटे? सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। तो समझ में आ रही? सबसे पहले इन अनुच्छेदों का कोड याद होना चाहिए कि सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व कौन कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद नंबर 44, 45, 46, 47, 48 इसमें है, जबकि 48 के किसमें है बेटे? इसमें सामाजिक सुरक्षा में। तो यहाँ तक आपके कंप्लीट है। सबसे पहले मैं बात करूं अनुच्छेद नंबर आपके 44 में, तो वो इसी बात बताई गई है कि राज्य एक समान आचार संहिता का निर्माण करेगा जिसमें शासन जनता के प्रति उत्तरदायी हो। तो देखो बेटे सबसे पहले इसमें इतनी सी बात याद रखनी है, बाकी और कुछ ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं कि राज्य एक समान आचार संहिता का निर्माण करेगा जिसमें शासन जनता के प्रति क्या है बेटे? उत्तरदायी हो। मतलब एक ऐसा शासन स्थापित हो जिसमें जनता को अधिक से अधिक क्या मिले बेटे? भागीदारी। और जनता का मतलब है कि जो चुने हुए प्रतिनिधि है वो जनता के द्वारा चलाए गए शासन को आगे बढ़ा सके। तो ये पहला आपके अनुच्छेद है, शायद कंप्लीट है, ठीक है। तो सबसे पहला अनुच्छेद हमने कौन सा पढ़ा है बेटे? एक समान आचार संहिता, शॉर्ट में एक समान आचार संहिता। और आचार संहिता का यदि मैं साथी का बताऊं तो एक ऐसा विचार जिसमें सभी लोगों की क्या हो? भागीदारी हो। मतलब जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव न हो, वो हमेशा क्या कहलाता है बेटे? आचार संहिता। एक तो आचार संहिता होती है राज्य के प्रति, सरकार के प्रति होती है, जो चुनाव से पहले लगाई जाती है। तो वो भी एक प्रकार से क्या होती है? वो भी उस सरकार को एक कुछ समय के लिए रोकना,
मतलब है कि यह नहीं कि जनता प्रलोभन में आकर किसी को वोट दे, तो कुछ ही स्थिति है ना, क्योंकि लास्ट के 6 महीने पहले आचार संहिता, या अपन कह सकते हैं कि 6 महीने तक आचार संहिता का समय होता है। इसमें क्या होता है कि मान लो कि कोई सरकार है जो कि जनता को वोट लेने के प्रभु या ना प्रलोभन में बहुत सारी योजना निकाल दे, तो उन पर अंकुश लगाने के लिए सरकार के समक्ष भी एक आचार संहिता का निर्माण भी होता है, और ये भी एक हमारे लिए कौन सी बेटे आचार संहिता है। तो यहाँ तक बेटे कंप्लीट है। अब देखो इसमें आगे की बात करें अपन अनुच्छेद नंबर 45, देखो अब है अनुच्छेद नंबर 45। अनुच्छेद नंबर 45 का संबंध है शिक्षा से। इसमें क्या बताया गया है, 6 से 14 वर्ष की बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए राज्य प्रयत्न करेगा। ये बात किस में बताई गई है बेटे, अनुच्छेद नंबर 45 में। अनुच्छेद नंबर 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। मतलब राज्य जब इनको प्रयत्न करेगा तभी तो माता पिता इनको निःशुल्क शिक्षा दिलवा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये कौन से 6 से 14 वर्ष के बच्चे के थे। इसका कहते आज अपन देखें तो यही अनुच्छेद नंबर हमारा एक मौलिक अधिकार भी बन चुका है। मैंने आपको बताया था मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार में किस अधिकार के तहत इसका उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद नंबर 21 फर्स्ट, किसमें किया गया है, 21 फर्स्ट में किया गया। और यही आगे चलकर एक मूल कर्तव्य भी है हमारा, जो 11वां मूल कर्तव्य, वो आगे अपन इस पर चर्चा करेंगे। तो पहले तो ये चीज अपन को इसमें ध्यान रखना है कि बात क्या है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए राज्य प्रयत्न करेगा। ये इसमें आप पहली बात लिख सकते हो। दूसरी बात, इसका तहत राज्य शिक्षा संबंधी कार्यों को समय पर लागू करेगी। तो ये बात भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो। जो अनुच्छेद नंबर कौन सा बेटे अपना 45 नंबर अनुच्छेद है। तो एक बार इनको वापस देख लेते हैं कि अनुच्छेद नंबर 45 क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनकी अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा दिलवाने के लिए राज्य क्या करेगा, प्रयत्न करेगा। और इसका उल्लेख मौलिक अधिकार में भी याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 21 फर्स्ट, ठीक है। इसके तहत राज्य शिक्षा संबंधी कार्यों को समय समय पर लागू करेगा। तो ये अनुच्छेद नंबर कौन सा बेटा आपके 45 है, ठीक है। अब इसके बाद में 45 के बाद में हमने लिया था अनुच्छेद नंबर 46। अब देखो एक बार उसको, अब देखो इसके बाद में अनुच्छेद नंबर आता है आपके 46। अब देखो इसमें क्या बताया गया। तो 46 अनुच्छेद का संबंध ये होता है कि जो हमारे पिछड़े वर्ग है, मतलब अपन कह सकते हैं पिछड़े वर्ग, जैसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आदि को आरक्षण
देखकर इनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का प्रयत्न राज्य सरकार को करना चाहिए। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरी, इन वर्गों के लिए स्वरोजगार योजना का राज्य के स्वरोजगार योजना को लागू करके इनके जीवन स्तर में वृद्धि करना चाहिए। तो ये जो दो बात है, ये आपको कौन सा अनुच्छेद में याद रखना? 46 में याद रखना है। क्या बात बताई गई है कि पिछड़े वर्ग जैसे SC, जैसे ST, जैसे OBC, शॉर्ट में याद रख सकते हो, OBC आदि को आरक्षण देकर मतलब इनके जीवन स्तर को हमेशा क्या उठाना चाहिए? ऊंचा उठाना चाहिए। क्योंकि अपन देखते हैं कि प्राचीन काल से अपन देखते आ रहे हैं कि हमारे जो राजा महाराजा थे या राजपूत काल आया था, तो इनके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े लोग बड़े बड़े पदों पर आसीन थे। तो इन्होंने पूरा लगभग सेक्टर अपने नाम कर लिया था। लेकिन अनुसूचित जाति, अन्य जो पिछड़े वर्ग है, उनका इसमें बाहुल्य कम था। इस कारण नीति निर्देशक तत्वों ने इस अनुच्छेद के तहत यह एक प्रकट किया गया कि भाई इनके भी जीवन स्तर को ऊंचा उठाना चाहिए। तो ये बात आपके कौन सा अनुच्छेद में बेटा? 46 में। तो कंप्लीट है मामला। ठीक है, तो एक बार देखते हैं अगला अनुच्छेद। स्क्रीनशॉट ले लो आप साथ के साथ, ताकि इनको बाद में अच्छे से पढ़ सको। अब देखो, अगला अपना अनुच्छेद नंबर है 47, 47 नंबर क्या कहता है? तो देखो 47 नंबर में क्या बता रहा है? राज्य नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए मादक पदार्थों पर रोक लगा देनी चाहिए, ताकि राज्य को स्वास्थ्य क्षेत्र में आगे बढ़ाया जा सके। तो ये इतनी सी बात आपको किसमें याद रखना बेटा? अनुच्छेद नंबर 47 में। 47 क्या कहता है कि राज्य नागरिकों के पोषण स्तर को सुधारने के लिए, मतलब अपन कह सकते हैं कि हमारे देश के अंदर ऐसी स्थिति आपको देखने को मिली है जिसमें ये बताया जाता है कि भाई हमारे देश के अंदर बहुत सारे जैसे गुटखे है, तंबाकू है, शराब है, इनके कारण बहुत सारी जिंदगियां चली गई है और कई लोग इससे बर्बाद हो गए। तो ऐसी स्थिति में नीति निर्देशक तत्व हमेशा सरकार से आग्रह करते रहते हैं कि भाई इनके पोषण स्तर को सुधारने के लिए इन पर हमेशा क्या लगा देनी चाहिए? पाबंदी लगा देनी चाहिए, ताकि इन लोगों का जीवन स्तर आगे बढ़े और एक अच्छा इनको माहौल बन सके। वो ये ना भाई, सबसे पहले बड़ी सुखी काया होती, निरोगी काया। तो वो निरोगी काया होगी तभी तो आगे आदमी विकास कर पाएगा। तो शरीर रूप से स्वस्थ होना यही सबसे बड़ी एक उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि ये नहीं कि अपन को करना क्या, यदि शरीर साथ नहीं देगा तो आगे अपन कुछ भी कर सकेंगे? नहीं कर सकते। तो सबसे पहले निरोगी काया होनी चाहिए। तो ये जो निरोगी काया वाला बात है, ये आपकी कौन से अनुच्छेद में बताया गया बेटे? 47 में। अब इसी में एक अनुच्छेद और आपके इंक्लूड है, वो है 48।
या अपन इसको फर्स्ट भी लिख सकते हैं। हालांकि 40 तो मेन तो किसमें आपके हैं, आर्थिक सुरक्षा संबंधित है। इसमें क्या बताया गया है कि राज्य को वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए, वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि छोटा सा है, याद रख लेना इसको। अनुच्छेद नंबर 48 में क्या है कि राज्य को वन एवं वन्य जीवों का क्या करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए, ताकि हमारे जितने भी पेड़ पौधे, हरियाली है या वन्य जीव है, ये तो एक सामाजिक क्षेत्र ही है वन्य जीवों का, भाई जीवों का एक समाज का क्षेत्र भी माना जाता है। तो इस प्रकार की स्थिति भी इनके भी जीवन को मतलब अच्छा बनाना चाहिए और उनका पूरा बायोडाटा निर्धारित राज्य सरकार को करना चाहिए। तो ये अपना एक सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट था, जो हो गया आपके कंप्लीट। तो बेटे समझ में आई सबके, ठीक है। अब आगे देखते हैं, स्क्रीन शॉट कर लो एक बार सब। अब आगे 2 नंबर हो चुके हैं। अब हमारा तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा पंचायती राज स्मारक एवं न्यायिक सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व। अब देखो इसमें क्या बताया गया है कि पंचायती राज है, स्मारक है, न्यायिक सुरक्षा है, उनसे संबंधित कौन कौन से नीति निर्देशक तत्व है, उनका भी हमने तीसरे रूप में पार्ट बनाया। तो देखो इसमें आपके जो अनुच्छेद यूज होंगे वो कौन कौन से हैं। पंचायती राज से संबंधित 40 नंबर अनुच्छेद है, ठीक है। स्मारक भवन संबंधी 49 है और न्यायिक सुरक्षा संबंधी आपके अनुच्छेद नंबर 50। तो अपन इस पार्ट में अपन केवल 3 अनुच्छेदों पर जिक्र करेंगे, तो कौन सा 40, 49 और 50, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो हम तो ये बता रहे हैं कि भाई अनुच्छेद नंबर क्या है 40। इसमें क्या बताया गया है, इसके तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए, ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए तथा उनको विषय प्रदान करके स्वायत्त शासन प्रदान करना चाहिए। तो ये भी एक बात है, छोटी सी, ज्यादा बड़ी भी नहीं है। इसमें क्या बताया अनुच्छेद नंबर 40 में, इसमें क्या बताया गया कि इसके तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करना चाहिए। कहने का मतलब है कि ग्रामीण स्तर पर जो ग्राम पंचायतें हैं उनका क्या होना चाहिए, गठन होना चाहिए। आपको ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी जाता है कि पंचायती राज से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो पहले सबसे पहले बोले किसमें 40 में, ठीक है। गठन करना चाहिए और उनके विषय प्रदान, यानी उसको विषय का मतलब होता है डिपार्टमेंट। पॉलिटिकल साइंस में जो विषय होते हैं इनको बोलते हैं विभाग। क्या बोला जाता है बेटे, विभाग बोला जाता है। तो इनको विभाग देकर और इनको स्वायत्त शासन प्रदान करना चाहिए, मतलब खुद का शासन। स्वायत्त का मतलब होता है खुद का शासन, तो इसका भी अर्थ आप दे सकते हो, इसका अर्थ होता है खुद का शासन। क्या होता है बेटे, खुद का शासन। अब देखो ये खुद का शासन है इसमें आपको, तो इसमें सर ये क्या भी लागू हुआ, तो देखो ये अपनी
पूरा लेसन भी एक दिया हुआ है आपके 12th के अंदर, और उसको अपन चर्चा करेंगे पंचायती राज के अंदर। तो देखो इसके अंदर विशेष रूप से किन किन बातों पर इंगित किया जाता है। जैसे ये वर्तमान में हमारे लिए एक स्वायत्त शासन बन चुका है, जैसे 73वां 74वां संविधान संशोधन है, हालांकि इसमें नगरीय क्षेत्र का नहीं है लेकिन उसके साथ गठन हुआ है। तो 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992, जिसमें आपको बताया कि 1 अप्रैल 1993 को तो पंचायती राज लागू हुआ था और 1 जून 1993 को नगरीय शासन हमारे देश के अंदर लागू हुआ था। तो वो जो लागू होने की देन है वो किस अनुच्छेद को मानी जाती है, 40 को। तो ये चीज भी अपन को इसमें विशेष तौर से याद रखना है, ठीक है। तो अब इसके बाद में अनुच्छेद नंबर कौन सा आता है बेटे, 49। देखो अब है अनुच्छेद नंबर आपके 49। अब देखो 49 से संबंधित कौन कौन सी क्रियाएं वो समझना है अपन को। तो 49 में क्या बताया गया है, राज्य सरकार को ऐतिहासिक स्मारक, राज्य सरकार को संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के विषय, जैसे ऐतिहासिक स्मारक, भवन, इसमें ऐतिहासिक स्मारक, भवन एवं वस्तु का संरक्षण करना चाहिए। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना है। तो इसमें क्या बताया गया है कि राज्य सरकार को संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व के विषय कौन कौन से होते हैं बेटे, जिनको एक विश्व क्षेत्रीय राष्ट्र के स्तर पर उनको दर्जा मिल जाए। तो ऐसे स्मारक है, चाहे भवन है, चाहे गड्ढे, जैसे गढ़ है, किले है, या कोई मतलब कोई पर्यटन स्थल है, तो इन चीजों का राज्य सरकार को हमेशा क्या करना चाहिए, संरक्षण। और यदि इसमें किसी भी प्रकार की टूट फूट हुई है तो उसका पुनरुद्धार भी राज्य सरकार के द्वारा समय समय पर करना चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ी इनसे संबंधित हो सके और इनसे अपने जो पिछला इतिहास है वो जान सके। ये बात कौन से अनुच्छेद में बैठे, 49 के अंदर। तो ये भी समझ में आई आपके, ठीक है। अब देखो एक बार ले लो इसका। तो राज्य सरकार को संसद द्वारा घोषित राष्ट्रीय महत्व विषय, जैसे ऐतिहासिक स्मारक है, भवन है, वस्तुओं का हमेशा क्या करना चाहिए बेटे, संरक्षण करना चाहिए। यदि इनकी टूट फूट आई तो इनका पुनरुद्धार करें। तो ये चीजें भी इनमें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, एक अनुच्छेद बच्चा है इसमें। तो अब देखो अनुच्छेद नंबर 50 क्या है। अनुच्छेद नंबर 50 ये कहता है कि जो हमारी न्यायपालिका है, इसके तहत बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक रखना चाहिए, ताकि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्णय दिया जा सके। तो बेटे देखो इसमें क्या बताया गया स्पष्ट रूप से कि इसके तहत ये बताया गया है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से क्या रखना चाहिए,
पृथक रखना चाहिए। अब जैसे मान लो कि पृथक की बात कैसे आई, तो मैं आपको एक चीज बताऊं। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि सरकार के अंग कितने होते हैं, सरकार की गवर्नमेंट उसके 3 अंग होते हैं। ये चीज मैं आपको पहले बता चुका हूँ। सबसे पहला अंग होता है व्यवस्थापिका, और एक होता है आपके कार्यपालिका, और एक होता है आपके न्यायपालिका। ये 3 अंग मैंने आपको बताए थे, जिसमें से अपन कह सकते हैं तीनों अंगों का क्या क्या काम है। तो इसमें ये चीजें क्या है, ये भी अर्थ कैसे, और इसका अर्थ होता है निगरानी रखना। क्या रखना बेटे, निगरानी रखना। अब ये चीज है कि निगरानी रखने वाला जो डिपार्टमेंट है वो हमारा कौन सा है, सुप्रीम कोर्ट है। सेंट्रल पर सुप्रीम कोर्ट है, राज्य स्तर पर हाई कोर्ट है, जिला स्तर पर जिला न्यायालय, तहसील स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय, और एक और न्यायालय कौन सा, ग्राम न्यायालय। ठीक है। अब इसमें अब इसी से इसी का कनेक्ट हो रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटे। अभी देखो ये मैं एक आपको एक घटना भी सुना देता हूँ कि सर इसको रियल में अलग रखा गया है या नहीं। तो देखो संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, उसका नाम था 99वां संविधान संशोधन। कौन सा था, 99वां संविधान संशोधन। ये आपके हैवी है, जो आपको सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ाऊंगा मैं अच्छे से। 99वां संविधान संशोधन के अंदर जो 2015 का है, इसके अंदर क्या हुआ था कि जो न्यायाधीशों की जो कॉलेजियम प्रणाली थी, कौन सी प्रणाली, कॉलेजियम प्रणाली। इस कॉलेजियम प्रणाली के तहत जो न्यायाधीशों की नियुक्ति थी, उनके संबंध में इस कार्यपालिका को अटैच किया गया। ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर हमारा वापस वही हमारा सर्वोच्च न्यायालय कहा इसी को, इस जो एक्ट है इसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि जब तीनों अंग अलग अलग है और इनका काम भी अलग अलग है, तो इनको जोड़ने की क्या जरूरत है। तो ये हमारे भी न्यायपालिका अलग ही है बेटे, ये भी ध्यान रखना। हालांकि कोई कहते हैं कि भाई इसमें न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति किसका होता है, कार्यपालिका। बेटे वो संवैधानिक पद है, क्या संवैधानिक, क्योंकि राजनीतिक से हमें इसको रिलेटेड नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो ये भी चीज अपन को ध्यान रखना है। तो ये हमारा अनुच्छेद नंबर कौन सा बेटे, 50 है। ठीक है। अब एक छोटी सी बात और बची है, तो यहाँ तक नोट कर लिया। अब आगे देखते हैं। बड़े 3 बातें हमने पढ़ ली थी, और तीनों बातों में हमने बहुत कुछ सीखा है। ठीक है। अब इसके बाद के अंदर अपना लास्ट जो इसका स्टेप आता है 4 नंबर। 4 नंबर क्या देता है, अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व। अब देखो इसमें क्या बताया गया कि अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व है। इसमें एकमात्र अनुच्छेद दिया गया है, और वो अनुच्छेद नंबर है आपके कौन सा है, तो वो है 51 है। ठीक है। तो इस 51 नंबर अनुच्छेद के अंदर क्या बताया गया, तो वो बात है, देखो सबसे पहली बात, राज्य अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा में अपना योगदान देगा। ठीक है। दूसरी बात, राज्य अंतरराष्ट्रीय संधि एवं समझौते पर अंतरराष्ट्रीय शांति और समझौते को बनाए रखेगा। तीसरी बात, राज्य
अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से अपने संबंध अच्छे बनाए रखने चाहिए। अच्छे बनाए रखना चाहिए। तो इतनी सी बात आपको किसमें याद रखनी है? 4 नंबर पॉइंट में। तो 4 नंबर पॉइंट कौन सा बेटे? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधी नीति निर्देशक तत्व, जिसमें सबसे पहले क्या बताया कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना क्या देगा? योगदान देगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय संधि और समझौते को बनाए रखेगा। राज्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अन्य देशों से अपने संबंध को अच्छे बनाए रखना चाहिए, ताकि इसमें आगे कोई विभेद न हो। तो ये थे बेटे अपने नीति निर्देशक तत्व, जो आज हो चुके हैं कंप्लीट। अब इनका मूल्यांकन और महत्व है